हेलो दोस्तों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज एरोटेरिया का 5000 प्लस जो एमसीक्यू प्रश्न है उसको हम देखेंगे और बारी बारी से एक सेट में 1 से 50 तक क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो है सो 50, 60, 30, 40 करके आपका जो है सो एक एक चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या मौर्य साम्राज्य है, तो उसका विस्तार पूर्वक जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन बना है उसके संदर्भ में दिया गया है, तो हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। सेट प्लस उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका समान अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि 5000 प्लस इसमें दिया गया है। अगर आप लगातार देखते हैं तो समझिए आपका एक बहुत बड़ा जो है समान अध्ययन का बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो आप जो है सो इस वीडियो तक अंत तक बने रहें, और जो लोग आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन जैसे ही हम बोलते हैं उसको आप एक कॉपी पे बनाने का, और जितना नंबर आ रहा है वो आप लास्ट के कमेंट में आप जरूर लिखिए। इससे ये पता चलेगा आप जैसे ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपका इम्प्रूव कितना हो रहा है, और मैं भी अपना सलाह दूंगा जो इतना अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका बेहतर तैयारी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ये आपका जो है 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिएगा इसमें 3 व्यक्ति उग्रवादी में इंपोर्टेंट थे। कौन थे? एक कहा जाता था लाल, और दूसरे को कहा जाता था लाल, बाल एवं पाल। तो लाल से क्या हो गया? लाजपत राय हो गया। बाल से क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल हो गया। और पाल से क्या हो गया? और पाल से क्या हो गया? तो ये आपका जो है लाल, बाल, पाल, यानी कि लाल से लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल हो गया। तो इस प्रकार देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में ये जो है सो नहीं है, यानी उग्रवादी में नहीं थे। एमजी गोविंद रनादे, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। उस उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले कब हुआ था? तो ये 1940 के दौरान हुआ था। अब गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड लिथगो था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड लिथगो की कार्यकाल की बात करें तो ये 1936 से लेकर के 1943 तक इनका कार्यकाल रहा है, और सबसे लंबा समय तक कार्यकाल की बात करें तो ये इन्हीं का रहा है। इसके बाद आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? ये संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो थी कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना जो है सो आपका 1885 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1885 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो कौन कर रहे थे? तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिनको बोलेंगे। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर रहे थे। और ये आपका पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में पहली अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था। इसके बाद आगे है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संदर्भ में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये 1919 के जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? ये आपका लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। और सबसे पहले चुनाव ये कहाँ लड़े थे? तो फिन्सबरी, लंदन में कहाँ लड़े थे? तो याद कर लीजिए, फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे। आगे है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असगन गुप्त के शासन में हुआ था। आगे है, नौहा एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था? तो एहोल अभिलेख की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। आगे है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है सो लिया गया है, संग्रहित किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मुंडकोपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? किस शाखा से? तो महायान शाखा से संबंधित है।
महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो कुशीनारा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। आगे है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन, इसका नाम इबादत खाना था। अगर बात करें इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? तो इबादत खाना की स्थापना 1975 में हुआ था। और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग का प्रवेश कब दिया गया था? तो ये 1578 में दिया गया था। तो आप याद कर लीजिएगा, अकबर द्वारा जो बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इबादत खाना था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1575 में हुआ था। और सभी धर्म के लोग इसमें कब जा सकते थे? तो 1578 में जा सकते थे। आगे है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो ये इसका हो जाएगा आपका आंसर, अकबर के दरबार में रहते थे। कौन? तो संगीतकार तानसेन एवं बैजू बावरा। इसके बाद है, न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैंसल पोर्ट जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर किया कीजिए। आगे है, देशांतर रेखाएं के संबंध में कौन सा सही है? तो देखा देशांतर रेखा में देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, यह अक्षांश रेखाएं के समांतर है। तो नहीं, ये अक्षांश रेखा के समांतर नहीं होता, ये गलत है आपका। इसकी संख्या 180 है। जी नहीं, इसकी संख्या 180 नहीं होता। अगर टोटल अक्षांश की बात करें, टोटल अक्षांश कितना होता है? 181 हो जाता है। इसके बाद देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये गलत है आपका। ऑप्शन डी में है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा से होती है, तो एकदम सही है। इसको देखिएगा ग्लोब में, ये जो है सो आपका अक्षांश रेखा होती है और इस प्रकार से जो रेखा होती है वही देशांतर रेखा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इससे सर्वाधिक दूरी होती है। सही है। आगे है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें देखेंगे, यानी कि ये सभी दक्षिण भारत की ही पहाड़ियां हैं, लेकिन उसमें जो आपको जो है सो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ी, इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी होगा। अन्नामलाई की पहाड़ी हो जाएगा, यानी कि सॉरी, ये अन्नालाई की पहाड़ी होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की कौन सा है? तो डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा है। डोडा बेटा है। इसका ऊंचाई की बात करें तो 2600 कितना है? 95 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो डोडा बेटा हो जाएगा, जो कितना मीटर ऊंचाई है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कौन सी नदी प्रख्यात है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोसी, जो कि कोसी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। और इसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो बिहार का शोक नदी कहते हैं। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? तो ये आपको कोसी को ही कहते हैं, बिहार का शोक नदी। आगे है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अनुवर्रक का मतलब ये जो है सो मृत हो जाती है, यानी उसकी उर्वरकता जो है सो कम हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चुनना है। ये है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसके बाद है बी में, यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। इसके बाद सी है, यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 20 है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में आपकी किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, 21 है, एक वर्ग एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु संख्या, इसका जो है परमाणु का आकार क्या होता है? तो एक वर्ग के ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से आप नीचे की ओर आइएगा तो परमाणु आकार में क्या होगा? तो वृद्धि होगा। क्या होगा? तो वृद्धि होगा, यानी बढ़ता है। वही बात करें नीचे से ऊपर अगर वर्ग में जाते हैं तो क्या होता है? तो ये घटता है। अगर वही बात करें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में अगर हम जाते हैं बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु आकार, तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। वही बात करें अगर आवर्त सारणी में जो है सो इधर से अगर हम जाते हैं और दाएं से बाएं जाते हैं तो ये बढ़ता है। याद कर लीजिएगा, ये बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको वर्ग में पूछा है ऊपर से नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? धूलकण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो जीरो होता है। आप याद कर लीजिएगा। एक सेकेंड, सॉरी,
किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण की संख्या आपको पूछे तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे है, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विरोधी सुई जो है ये आपका स्वर्ण यौगिक का योग क्या है, तो ये जो है तत्व का एक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिएगा इसका क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल में देखिएगा ऑप्शन है कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला इसका जैव सेल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो मस्तिष्क के यादाश्त का संबंध आपका सेरेब्रम से है, जो कि अग्र हिस्सा को कहते हैं। किस हिस्सा रहता है? मस्तिष्क का अग्र हिस्सा होता है, सेरेब्रम अग्र हिस्सा होता है। आगे है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी एक अन्य विशेषता होती है, तो इसको जो है क्या नाम है, तो ये है आपका आर्क्योटेरिक्स, आर्क्योटेरिक्स इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 29 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करो तो ऑक्सीजन है, लमसम 65% के लगभग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए इसका किसका प्रयोग करते हैं? तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो विद्युत धारा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है, आगे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन यानी हटा सकता है। आगे है, प्राकृतिक प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद कर लीजिए, प्राक्कलन समिति की कार्यकाल की बात करें तो 1 वर्ष का होता है। वही लोक लेखा की बात करें, लोक लेखा की बात करें तो इसका भी कार्यकाल कितना होता है? तो इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है। और प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य होता है? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य होता है, जो कि लोकसभा के ही होते हैं। किसके होते हैं? टोटल के टोटल लोकसभा के ही होते हैं सदस्य। और वही अगर हम बात करें लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और इसमें बात करें तो इसमें जो है सो आपका 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 15 सदस्य किसका? लोकसभा से। और इसके बाद बात करें तो 7 जो है सो राज्यसभा से होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो ये आपका भारत की संसद के द्वारा ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता जो है, विधि के समक्ष समता किस देश से संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता तो ये इसका आंसर हो जाता जापान। आगे है, और आपातकाल की कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल की बात करें तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद कहे तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग से उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस भाग में है? तो आपका भाग 20 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, सुमेलित वन और सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। देखते हैं सूची 1 में ए में क्या है, भाषा का उल्लेख। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, तो इसका 1 का 2 हो जाएगा। दल बदल निरोध अधिनियम की बात करें तो दल बदल किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसका 11वीं अनुसूची में हो जाएगा, जो किससे था? तो पंचायती राज से था। और भूमि सुधार अधिग्रहण की बात करें तो ये किस अनुसूची में था? तो ये 9वीं अनुसूची में है। इसके इसके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 1, यानी कि 1 का 2, 2 का 1, इसके बाद 3 का 4 और 4 का 3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये प्रथम विधि आयोग का गठन की बात करें तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? तो ये लिख लीजिएगा, 1835 ईस्वी में किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो ये जो है उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे, जो कब से कब तक रहे हैं? तो 1828 से लेकर के 1835 तक रहे हैं। कब से रहे हैं? तो 1828 से 1835 तक रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही जो है सो आपका ठगी प्रथा और सती प्रथा को अंत किया था। अगर सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का अंत कब किए हैं? तो 1829 में किए हैं। और ठगी प्रथा की बात करें तो ठगी प्रथा 1830 में किए हैं।
कर्नल एस्लिमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का समाप्त किए हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका गुलाबी क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। और लाल क्रांति की बात करें तो किससे है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। आगे है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से IMF और विश्व बैंक को हम जानते हैं। और विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का पुराना नाम क्या था? तो IBRD। क्या नाम था? IBRD इसी बैंक का नाम था। आगे है 40 है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। वही अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब? तो 1935 को इसकी स्थापना हुआ। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ। 41 है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है आपका मूलतः BD सावरकर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, भारत में आयकर है। भारत में आयकर किस प्रकार का टैक्स है? तो ये आपका प्रत्यक्ष टैक्स है। किस प्रकार का है? तो प्रत्यक्ष टैक्स। और किस प्रकार है? तो प्रगतिशील है। किस प्रकार है? तो प्रगतिशील है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 43 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सभी लोग जानते होंगे कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 44 है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है आपका मलखम्ब से है। मलखम्ब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। आगे है, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निफक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 46 है, दकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये आपका कौन चलाया था? तो ग्रीक के द्वारा दकमा सिक्का चलाया गया था। वही आपको क्वेश्चन पूछ दे कभी तो चमड़ा के सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? चमड़ा के सिक्का की बात करें तो चमड़ा के सिक्का MBT ने चलाया था। किसने चलाया है? MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। आगे है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसको क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? खादर है। इसका नाम क्या है? तो खादर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका? नए का पूछा है तो खादर हो जाएगा। आगे है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोक्लाइन। इसके बाद 49 है, बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड की बात करें तो बेसल मापदंड आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। आगे है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द की बात करें तो ये आपका अर्नाल्ड टैम्बी ने किया था। ये अर्नाल्ड टैम्बी के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इंग्लिश में पहली बार किया गया था। इसके बाद देखिए ये 50 तक क्वेश्चन हो गया। आप लोग को कितना नंबर आया ये कमेंट में जरूर लिखिए और बने रहिए। हम कहे थे क्या? तो हमने कहा जो ये आपका जो है सो हर सेट में आप एक एक चैप्टर दिया हुआ है और आप इसको देखते हैं तो बहुत आपका जो है सो अच्छा रहेगा। ये तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से हुआ? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है कहाँ से? तो ये आपका कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। आप लोग याद करते जाइएगा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो बुरझोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बुरझोम से। आगे है, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे है, युग्म समाधियां कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये भी आपका कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे है, आगे है, नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका आंसर कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ये आपका लिखा हुआ है कालीबंगन से ये प्राप्त हुआ है। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद है, नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नर्तकी का कांस्य मूर्ति की बात करें तो ये आपका मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है।
और शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आगे है शवों को जलाने की प्रथा की प्रचलन कहाँ से था, तो शवों को अगर दफनाने की बात करें तो दफनाने की प्रथा जो आपको ये आपका हड़प्पा से था, और वही बात करें आपको जलाने की प्रथा तो मोहनजोदाड़ो से था। याद कर लीजिएगा, शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा से और जलाने की प्रथा कहाँ से था, तो मोहनजोदाड़ो से था। 3 मुख वाले देवता का मुख प्राप्त हुआ है। 3 मुख वाले देवता का मूर्ति जो है सो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये बनवाली से मिट्टी द्वारा निर्मित हल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे है उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे है शैलकीर्त स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये आपका धौलावीरा से। शैलकीर्त स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भाग में विभक्त था वो क्या था, तो वो धौलावीरा था। आगे कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य की बात करें तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। और वही आपके पहिया के आविष्कार की बात करें तो कहाँ से हुआ है, नवपाषाण काल से हुआ था। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो ये आपका जौ या यव था। क्या था, जौ या यव, यानी कि ये जौ या यव हो जाएगा। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। वही औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी हो जाएगा, जो कि तांबा के द्वारा ही बनाया गया था। आगे है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदा। कौन थे, लोथल एवं सुतकोदा। आगे हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा गया, किसने कहा है, तो ये पिग्गट ने कहा है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और आपको कितना 1 से 50 तक में नंबर आया वो आप कमेंट जरूर कीजिए, और ताकि मैं आपको बता सकूं जो आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर है। और अगर आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अंदाजा ये लगते रहेगा आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।